चैप्टर 17 जुडिशियल ब्रांच फ्रॉम फॉरम IS मास्टर पॉलिटी बुक। सो इसमें है ना, पहला चीज़, द टर्म जुडिशियल ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड जुडिशियम मीनिंग जजमेंट होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। दिस यूनिफाइड स्ट्रक्चर वॉज इंस्पायर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है। हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। तो पहले इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। सो इसमें क्या है ना कि एक्सेप्ट व्हेन देयर इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन इन पार्लियामेंट होता तब। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टर्नर है। थर्ड, डिफिकल्ट रिमूवल प्रोसेस। फोर्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है। फिफ्थ अपना पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। सिक्स्थ अपना बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट होता है। सेवन्थ, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होता है। एट्थ अपना फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ होता है। नाइन्थ अपना जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। और एक चीज़ है कि द सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो याद है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 establishes सुप्रीम कोर्ट एट द कैलकाटा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ग्रांटिंग इट कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स एंड अथॉरिटी। सेकेंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ, क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ एंड वॉज एंडाउड विद द exclusive original jurisdiction to resolve federal dispute. फिर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश ऑन 26 जनवरी 1950 टू रिप्लेस द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इंटरेस्टिंगली, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिपील्ड द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब हम थोड़ा ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। सो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल सर्व्ड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील लोकेटेड इन लंदन। इट हर्ड अपील्स फ्रॉम वेरियस कोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और क्या है, अल्टीमेटली इट abolition through Privy Council Jurisdiction Act of 1949 marked the significant milestone in India's legal independence and judicial evolution. और क्या है, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। तो ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 was to consist of chief justice and up to 7 judges. The constitution has empowered parliament to increase the number of puissant judges in the supreme court. और क्या है, the last addition was done in 2019 when parliament added 3 judges to increase the strength of the puissant judges from 30 to 33 by passing the supreme court number of judges act 2019. So अभी क्या है, presently at present the sanctioned judge strength of the supreme court is 34. ठीक है, CGI और 33 other judges. अब हम थोड़ा प्यूजन जज के बारे में जान लेते हैं। सो प्यूजन, प्रोनाउंस्ड एज पुनी, इज़ अ लीगल टर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द फ्रांस मीनिंग जूनियर और इन्फीरियर इन रैंक। इन इंडिया में क्या होता है ना, प्यूनी जजेस रेफर टू ऑल जजेस ऑफ कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। अब हम अपॉइंटमेंट का देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सो आर्टिकल 124 में क्लॉज 2, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और एक चीज़ और जानना है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन CJI द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड, ये याद रखना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और है कि द कंसल्टेशन विद द CJI इज ऑब्लिगेटरी फॉर अपॉइंटिंग जजेस मोर अदर देन द CJI, ये भी याद रखना है। क्वालिफिकेशन तो वही है जो हमने पढ़ा था। इसमें एक चीज़ याद रखना है, नो सच प्रोविजंस ऑफ बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाला नहीं है हाई कोर्ट में। और एक चीज़ और है कि इंटरेस्टिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ और है कि टिपिकली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द हाई कोर्ट जजेस। हाउएवर इन रिसेंट टाइम इंडिविजुअल्स लाइक रोहिंटन नरीमन, QU Lalit and Indu Malhotra have been directly elevated to the Supreme Court from the bar. Notably, no non-practicing lawyers has ever been appointed to the Supreme Court so far. अब हम थोड़ा डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के बारे में जानते हैं। सो इन ऑर्डर टू अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कैन बी designated only by the president who must act on the aid and advice of the council of minister। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिल डेट नो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैज़ been appointed as a Supreme Court judge. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एन अमेंडमेंट वाज मूव्ड टू परमिट द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट इन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, ये भी याद रखना है। और अब देखते हैं जजेस केसेस के बारे में। सो पहला जजेस केस
1982 में था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, उसको फर्स्ट जज केस कहा गया, या फिर जजेस ट्रांसफ़र केस कहा गया। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मत वाला सेट 1977, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सच अ मैटर्स ओनली मेंट एज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, डिड नॉट मीन कॉन्करेंस, याद रखना है। सेकेंड जज केसेस 1993 में हुआ, इसमें कौन सा केस था, सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, और इसमें इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द सीनियोरिटी प्रिंसिपल दिया गया, और कंसल्टेशन रियली मीन्स कॉन्करेंस होता है, ये था। और क्या था, सेकेंड जज केसेस 10 डिवाइज्ड ए स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉल्ड कोलोजियम सिस्टम, ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और है कि CGI एंड द सीनियोरिटी प्रिंसिपल में, आफ्टर CGI retirement in 1977, M.U. Beg was appointed as the CGI, superseding the senior most judges, जस्टिस HR खन्ना। सो ये एक्सेप्शन था, दो है। और थर्ड जज केस कब हुआ था, 1998 में। इसमें क्या था, कंसल्टेशन में मीन्स कंसल्टेशन विद द प्लूरलिटी ऑफ जजेस, नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज ओपिनियन। और क्या है, इट एक्सपेंडेड द कोलिजियम फ्रॉम द CGI एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस एज पर द सेकेंड जज केसेस टू द CGI एंड फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फोर्थ जज केस 2015 में क्या था, थ्रू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड NJAC was established to replace the collegium system for the appointment of judges. NJAC consists of 6 members, 3 judges of Supreme Court, a central law minister, and 2 civil society experts. A person would not be recommended by NJAC if any two of its members did not accept that such recommendation, or making the appointment process more broad-based. However, a 5-judge bench of the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of executive in judicial appointment was against the independence of judiciary, which is a part of basic structure of constitution. अब memorandum procedure में क्या है कि much like the collegium, memorandum procedure is also a judicial innovation, याद रखना है। और लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, the court held that memorandum procedure is an administrative guideline, not binding law under the Article 141 and can be revised. अब collegium system के बारे में जानते हैं, तो government can raise the objections and seek clarifications regarding the collegium choices, but if the collegium reiterates the same names, the government is bound to appoint them to the post. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1981 में दिया था। द कोलोजियम वॉज कंसिस्ट ऑफ CGI 5 senior judges of the Supreme Court along with the 2 representatives from the Bar Council of India and the Supreme Court Bar Association. और जस्टिस PN भागवती इज़ द फर्स्ट जज केसेस 1981। और क्या था कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स आफ्टर द कंसल्टेशन विद द CGI एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। और टेन्योर ऑफ जजेस में क्या है कि इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रिस्क्राइब अ फिक्स टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट सेट द रिटायरमेंट एज एट 65। अब देखते हैं कि CGI टू डाई इन द हार्नेस, देयर हैव बिन 2 जजेस हु डाइड वाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ CGI, मतलब कि 2 जजेस थे, दे डाइड वाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ CGI। सो पहले कौन से, जस्टिस HJ कनिया, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, डाइड इन 1951। और दूसरे कौन थे, जस्टिस सभ्यासची मुखर्जी, डाइड इन 1990। अब रिमूवल ऑफ जजेस में क्या है कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of the Parliament supported by a majority of total membership of that House and by majority of not less than 2/3 of members present and voting has been presented to the President in the same session of such removal on the ground of proved misbehavior and incapacity. और क्या है, notably such motions do not lapse on the dissolution of Lok Sabha. A judge of the Supreme Court can be removed on the grounds of proved misbehavior and incapacity. The Constitution neither defines nor gives details of what constitute proved misbehavior and incapacity. Parliament is empowered by the Constitution to make a law to regulate the procedure for the presentation of such motion and for investigation and proof of such charges. Accordingly, Parliament has passed the Judges Inquiry Act 1968. Thus, Supreme Court judges cannot be removed by CGI. It must be noted that the Constitution does not use the term impeachment for removal of judges. It has only been utilized with the reference to the removal of President.
मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है ना वो रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट है, नॉट विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुनिए, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में क्या है, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 regulates and gives details about the procedure of regulating to the removal of judges of supreme court by the process of impeachment, ठीक है। और इसमें 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के होने चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेज हैज़ द discretion to admit or reject the admission of motion. Thus, motion to impeach a judge of the Supreme Court can be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per Judges Inquiry Act 1968, याद रखना है। और इंस्टांसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ इन इंडिया क्या है कि सिंस इंडिपेंडेंस 6 इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड अगेंस्ट जजेस, ठीक है, बट नन हैव बीन सक्सेसफुल। इन ओनली 2 cases involving Justice V. Ramaswamy and Soumitra Sen, the inquiry committees found judges guilty, ठीक है। Out of the 6 cases, 5 involved allegations of financial misconduct, 1 involved charges of sexual harassment। इसमें पहला कौन से जज थे, जस्टिस वी रामास्वामी 1993 में फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी के केस में, जस्टिस सौमित्र सेन 2011 में ये भी करप्शन के चार्जेस पे, जस्टिस एस के गंगलेल सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस पे 2015 में, जस्टिस जे बी पर्डीवाला 2015 में, ठीक है, और जस्टिस सी वी नागार्जुन रेड्डी 2017 में, और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 में, याद रखना है इसको। और मतलब 6 थे। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट में क्या है कि अल्टीमेटली द असेंबली डिसाइड्स दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस वुड नॉट बी अलाउड टू प्लीड इन एनी कोर्ट और अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, याद रखना है। और अल्टीमेटली द असेंबली डिसाइड्स, और क्या है कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं इन सबको, कि इन 2022 the central government amended the Supreme Court judges salaries and the conditions service act 1958 to provide extra benefits to the retired chief justices and judges of Supreme Court these benefits include for 1 year after retirement retired chief justices and judges will get a chauffeur like those in Supreme Court and a secretarial assistant equal to the branch officer level. They will also receive round the clock security at home and a personal security guard for 1 year. A retired chief justice can stay rent free in the type 7 house in Delhi in addition to their official residence for 6 months after retirement. Both retired chief justices and judges will receive protocol and courtesies at ceremonial airport lounges. और salaries of judges में क्या है कि salaries, allowances and the pensions of the judges of Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India, that is the Parliament cannot vote on it but can discuss it, ठीक है। However, in the case of judges of High Court, only pensions are charged on the Consolidated Fund of India, ठीक है, और salaries and allowances of the judges of High Court are charged on the respective states Consolidated Fund। और क्या है कि the President can appoint a Supreme Court और High Court judges to act as CJI, usually in case of, ये एक्टिंग जज की बात हो रही है अभी, ठीक है। Usually in the case of office is vacant, the senior most available Supreme Court judge is appointed. Once the President approves the appointment, the Secretary of the Department of Justice, ठीक है ना, Department of Justice informs the CJI or the appointed judge, announces the appointment and publishes a notification in the Gazette of India, याद रखना है। अब एडहॉक जजेस के बारे में जान लेते हैं। सो आर्टिकल 124 empowers the Chief Justice of India to appoint a High Court judge as an ad hoc judge of the Supreme Court whenever there is no quorum of judges available, ठीक है। For such an appointment, the CJI must obtain the President's consent and consult the Chief Justice of concerned High Court। रिटायर्ड जजेस के बारे में क्या है कि आर्टिकल 128 द चीफ जस्टिस कैन आस्क रिटायर्ड जज टू सिट एंड एक्ट एज एन सुप्रीम कोर्ट जज फॉर एन लिमिटेड टर्म, ठीक है। और क्या है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक to sit and act as a Supreme Court judges by Chief Justice of India with the prior permission of the President of India। और सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 130 डेजिग्नेट दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडिशनली
It empowers the Chief Justice of India with the President's approval to establish other location as a seat of Supreme Court. However, these provisions remains discretionary rather than the mandatory. Importantly, no court has the authority to issue directives to either house or the CGI to designate any other place or the seat of Supreme Court. By its 2 to 9th report 2009, the Law Commission of India has recommended for division of the Supreme Court into the Constitutional Bench at Delhi and Court of Last Resort in 4 regions at Delhi: Chennai, Hyderabad, Kolkata, and Mumbai. The court has repeatedly treated proposals for regional benches as a matter within the Article 130's administrative domain of the CGI with the presidential approval. अब देखते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या है कि मल्टी फेसेटेड जुरिस्डिक्शन इंकम्पासेस होता है. पहला क्या है, ओरिजिनल होता है, सेकंड रेट, थर्ड एपेलेट, फोर्थ एडवाइजरी, फिफ्थ रिवाइजरी, सिक्स्थ इनहेरेंट, सेवन्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन होता है. अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या है सुप्रीम कोर्ट के कि अंडर आर्टिकल 131 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है सुप्रीम कोर्ट के? The original exclusive jurisdiction of the Supreme Court refers to its exclusive authority to hear and adjudicate certain types of cases, ठीक है, directly. Such cases are outside the purview of other courts, ठीक है. These include the disputes of federal nature. पहला क्या है कि when any dispute emerges between the government of India on one hand and one or more states on the other hand. दूसरा क्या है, when disputes arises between the government of India and one or more states on one hand and one or more states on the other side. And तीसरा क्या है, when disputes arises between two or more states, thus the power of the Supreme Court of India is to decide disputes between central and states falls under the original jurisdiction. याद रखना है. और also under the Arbitration and Conciliation Act 1994, international commercial arbitration can also be initiated in the Supreme Court. ये important है. अभी जो हमने देखा था ना वो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन था. अब हम देखने जा रहे हैं बी वाला क्या है, ओरिजिनल नॉन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है. सो द ओरिजिनल नॉन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मीन्स दैट अदर कोर्ट्स कैन ऑल्सो हैंडल सम ऑफ द सेम मैटर्स. फॉर इंस्टेंस, एन इंडिविजुअल कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ his or her fundamental rights are denied or taken away by the government. One can also visit the high court in this case, ठीक है. Thus it is not an exclusive jurisdiction of the Supreme Court. याद रखना है. और क्या है, जो जुरिस्डिक्शन होता है ना इज रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन एरियाज. जैसे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर्स वाले केस में फाइनेंस कमीशन वाले एक है. फिर कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड केसेस रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट्स अगेंस्ट यूनियन. और क्या है कि आर्टिकल 131 जो है ना कैन नॉट बी इन्वोक टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स. अब हम रेट जुरिस्डिक्शन में देखते हैं. सो इसमें क्या है कि आर्टिकल 139 provides for constitutional remedies and empowers the Supreme Court to issue writs for the enforcement of fundamental rights. और क्या है, the writs issued by the Supreme Court under Article 139 are binding on all courts in India, ठीक है ना. However, the court can issue writs only for the purpose of enforcing fundamental rights and not for any other matter. It is also important to note that this writ jurisdiction is concurrent, not exclusive, ठीक है. और high courts too possesses writ jurisdiction and their powers are wider in scope. Unlike the Supreme Court, a high court can issue writs not only for enforcement of fundamental rights but also for the other purposes, making it writ jurisdiction broader in comparison. अब देखते हैं appellate jurisdiction. इसमें क्या है कि आर्टिकल 133 appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters में भी है. इसमें क्या एग्जाम्पल है, an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in the civil proceedings of the High Court in the territory of India if the High Court certifies under Article 134 Clause A that the second क्या है, पहला क्या है कि that the case involves a substantial question of law of general importance and that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court. अब आर्टिकल 134 जो appellate jurisdiction of Supreme Court in the regard to criminal matters, इसमें क्या है कि an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in the criminal proceedings of the High Court in the territory of India if the High Court has on appeal reversed
an order of the acquittal of accused person and sentenced him to death. दूसरा क्या है, has withdrawn from trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death. तीसरा क्या है, certifies under the article 134 clause A that the case is fit one for appeal to the Supreme Court. और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कुछ थे कि उसमें क्या था, पहला क्या है कि इन द केस ऑफ आर डी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड बाय सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट it is left to the discretion of the aggrieved party to either file an appeal for the Supreme Court or move a revision application before a larger bench of the same High Court. याद रखना है। और इसी तरह सिविल केसेस में भी है और क्रिमिनल केसेस में भी क्या आता है, टू टाइप्स ऑफ अपील्स इन द क्रिमिनल केसेस आर कैन बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट इफ केसेस with or without the certificate lie before the high court. ठीक है, where a review is preferred on the basis of high court's certificate, it is at the discretion of the Supreme Court whether to allow it or not. However, the certificate of high court is not required. That is, the appeal lies as a matter of right in a case where the high court पहला क्या है कि has reversed the judgment given by the lower court of acquittal and punished the accused with a death sentence. दूसरा क्या है, बी withdraws केस फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड गिव्स डेथ सेंटेंस टू द अक्यूज्ड. अब देखते हैं स्पेशल लीव पिटिशन. इसमें क्या है कि स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 of the Constitution allows the aggrieved party to seek special permission to be heard in the Supreme Court against any judgment, decree, order, determination or sentence passed by any court or tribunals within India. ठीक है, और क्या है, द टर्म स्पेशल लीव टू अपील ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और इसमें क्या है कि द स्कोप ऑफ दिस स्पेशल लीव पिटिशन प्रोविजन इज वेरी वाइड एज इट कन्फर्स प्लीनरी jurisdiction on the Supreme Court to hear appeals. It extends to all matters whether constitutional, civil or criminal, and appeals to both final and interlocutory orders. Special leave provisions can also be filed if the High Court refuses to grant a certificate of fitness for the appeal. However, it is not the right of citizens but a discretionary privileges of the Supreme Court. In Pritam Singh versus the State 1950, the court clarified that this power must be exercised sparingly and only in the exceptional circumstances. Importantly, Article 136 does not apply to cases decided by military courts or court martials, a practice borrowed from UK Constitution. और क्या है कि स्पेशल लीव प्रोविजन जो पिटिशन है ना, मस्ट बी फाइल्ड विद इन 19 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और विद इन 60 days if it's challenged the refusal of high court certificate. The petition must include a copy of judgment and be signed by advocate on record. अब हम लोग क्या देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में. सो इसमें आर्टिकल 143 द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट. और क्या है कि आर्टिकल 143 इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ कोर्ट्स रोल in the administration of the justice but rather as an advisory mechanism meant to assist the president in the decision making. The idea of such advisory jurisdiction can be traced back to the Government of India Act 1935, which had conferred a similar power on the federal court. There are two cases where the president can seek the opinion of Supreme Court. पहला केस क्या है कि if president feels that there lies a question of law or fact of public importance, he can ask for the advice of Supreme Court. In this case, the court can refuse to tender its opinion on the question of law or fact of public importance. दूसरा केस क्या है कि केस टू क्या है, disputes that arises out of pre-constitutional treaties and agreements that are excluded from the original jurisdiction can be referred to the Supreme Court for advisory jurisdiction. Here the Supreme Court must tender its opinion on any dispute arising out of any pre-constitutional treaty or agreement. अब देखते हैं रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन में. इसमें क्या कि आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the Supreme Court to review its own order or judgment. This power is also reflected in the Supreme Court's rules 1966. अब क्या है, the scope of review is not unlimited. It is subject to laws made by Parliament under Article 145 and the Code of Civil
Precision 1908, which lays down three grounds for review. पहला क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। दूसरा क्या है, एन अपरेंट एरर इन द ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड और एनी सफिशेंट रीजन। ठीक है। इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संदूर मैगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द क्लरिकल error or mere possibility of different interpretations is not enough for the review. और क्या है कि a review petition must be filed within 30 days of the judgment. Such petitions are usually considered by same judges who gave the original decision and are heard in the chambers rather than in open court. Oral arguments are rare, with lawyers relying mainly on the written submissions. Like special leave petitions, review petitions are also discretionary and the court may refuse to reopen its earlier judgment. ये important है। एक चीज़ देखते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। इसमें क्या है कि a curative petition is a final legal remedy in India that allows the Supreme Court to reconsider its own decision in a review petition. The Supreme Court established a curative petition in the case of Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and another 2002, based on its power under the Article 32, 129, 137, 142 Doctrine of Judicial Review, Principle of Natural Justice, etc. Constitutionally, a final ruling of the Supreme Court can typically be challenged only through a review petition, and even then only on narrow procedural grounds. However, the curative petition serves as a sparingly used judicial innovations to rectify any grave miscarriage of the justice. अब हमें इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन देखते हैं। सो इसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इफ़ अ कोर्ट फाइंड्स दैट अ लॉ इज inconsistent with the constitution of fundamental rights, it can declare that the law unconstitutional and inapplicable. It includes the examination of the constitutionality of our legislative enactments and executive orders of both central and state governments. ठीक है। Moreover, the court can also call into question any amendment made to the Constitution of India. The constitutional validity of legislative enactments or executive orders can be challenged in three cases. पहला क्या है, इफ़ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स। दूसरा क्या है, इफ़ इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द फ्रेमिंग अथॉरिटी। तीसरा क्या है, इफ़ इट इज़ इन द कॉन्ट्रावेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब क्या है कि कोर्ट्स ऑल्सो अप्लाइज द फोर प्रोंग्ड proportionality test to review restrictions on the rights adopted in modern dental colleges 2016 and affirmed in the KS Puttaswamy case 2017. ठीक है। लेजिटिमेट एम क्या है, रैशनल कनेक्शन और सुटेबिलिटी, नेसेसिटी दैट इज लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव एंड बैलेंसिंग प्रोपोर्शनैलिटी रिस्ट्रिक्टो सेंसू। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। सो पहला इसमें क्या है, आर्टिकल 13 है जिसमें, और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1917 इंसर्टेड आर्टिकल 13 क्लॉज 4। आर्टिकल 32 है, फिर आर्टिकल 131 से 137 provided the Supreme Court with the various jurisdiction that may involve constitutional interpretation and review, including reviewing its own judgment and orders. ठीक है। आर्टिकल 142 है, देन आर्टिकल 145 है, फिर आर्टिकल 226 भी है। ठीक है। और स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन मॉडल। In India, the scope of judicial review is more restricted compared to the United States, primarily due to emphasis on the procedure established by law. ठीक है, in India under Article 21. In contrast, the US judicial review is broader as it encompasses the principle of due process of law, which provides a wider interpretation and application. So ये याद रखना है। और क्या है, judicial review power is often described as an interpretative and supervisory function of Indian judiciary. It is regarded as the part of the basic structure of the constitution as an affirmed in the Indira Gandhi versus Raj Narayan case 1975. और देखते हैं हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या है कि आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 125 डिनोट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। और बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, द हायर जुडिशरी हैज़ टू पावर्स। पहला क्या है, जजमेंट्स, proceedings and acts of these courts are recorded for the perpetual memory and testimony. These records have evidentiary value and are recognized as legal precedents. ठीक है।
और दूसरा क्या है, द कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी याद रखना है। और क्या है, द कोर्ट कैन टेक अप द कंटेम्प्ट मैटर either by itself, that is suo motu, or on the recommendation of the attorney or solicitor general, ठीक है। Furthermore, any person can file a contempt petition before the court. Thus, Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. Contempt of court के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। So, contempt of court refers to any act or of disobedience or disrespect towards the court of law. और क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है ना, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed by the Parliament, thus giving statutory backing to the idea thus giving statutory backing to the idea. Contempt of Courts Act 1971 separates civil and criminal contempt. Interestingly, before the enactment of the Contempt of Courts Act 1971, the expression contempt of court was left to be defined by the courts, and the court gave their decisions according to the merits of each case. पहला हम लोग सिविल कंटेम्प्ट के बारे में जानने जा रहे हैं। इट इज़ एन विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, direction, order, writ, or other process of the court, and or willfully breach of any undertaking given to the court. दूसरा क्या है, criminal contempt. It means publication of any matter or doing of any other acts whatever which is scandalize, prejudice, interferes वगैरह कुछ था। It must be noted that the innocent publication, fair and accurate reporting of judicial proceedings, and fair criticism on the merits of judicial order after a case is heard and disposed of do not amount to contempt of court. याद रखना है। Notably, in the case of Delhi Judicial Service Association versus State of Gujarat 1991, the apex court held that it has the power to punish not only for its own contempt but also the contempt of other courts subordinate to it. ये भी याद रखना है। अभी करते हैं कि इनिशिएटिंग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या है, इन द सुप्रीम कोर्ट द अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कैन ब्रिंग इन द मोशन, वाइल हाई कोर्ट्स के केस में दिस रोल इज टेकन बाय द एडवोकेट जनरल। हाउएवर, इफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल विशेस टू फाइल सच अ केस, दे मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम द अटॉर्नी जनरल or advocate general. Importantly, the attorney general's consent is not needed if the court itself choose to initiate contempt proceeding on its own. ठीक है। और क्या है, if the attorney general denies consent, the matter always ends there. However, the complainant can still request the court to take suo motu cognizance if the situation is serious enough. और अब हम देखते हैं कि एक चीज़ और है कि द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट अ केस इन्वॉल्विंग एनी सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ और केसेस referred by the president under the article 143 shall be heard by the constitution bench. और क्या है कि the CGI is the master of the roster who constitutes the benches of the court and allocate cases to the benches so constituted. The judgments by the Supreme Court are announced in an open court, and all judgments are determined by the majority vote among the judges presiding on the benches. और bench in the Supreme Court देख लेते हैं। So हमारे कंट्री में तीन तरह के हैं। सिंगल जज बेंच है, इसमें क्या टिपिकली हैंडल्स रूटीन मैटर्स और सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस वेयर ओनली वन जज इज डीम्ड सफिशिएंट टू मेक डिसीजन। दूसरा क्या है, डिवीजन बेंच है, यूजली कंप्राइजेस 2 or more जजेस हु कोलैबोरेटली रिव्यू एंड एडजुडिकेट केसेस। दिस इज अ कॉमन फॉर मोर सिग्निफिकेंट केसेस एंड अपील्स। तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 5 or more जजेस एंड specifically convened for cases involving any substantial question of law to interpret or address constitutional issues. These benches are not a routine phenomena. ये भी याद रखना है। और क्या है, when does the Supreme Court set up the constitutional bench? इसमें याद करना है क्या है, when does the Supreme Court set up a constitutional bench? इसमें क्या है, other scenarios in which the constitutional bench can be constituted are
if two or three judge benches of the Supreme Court have delivered conflicting judgments on the same point of law. दूसरा क्या है, if a later three judge bench of the Supreme Court doubts the correctness of the judgment delivered by the former bench with as much strength and decides to refer the matter to the larger bench for reconsideration of the previous judgment. और क्या है, the judiciary hasn't determined so far for what constitutes substantial question of law that involves constitutional interpretation. A larger bench can, however, overrule the pronouncement of a five-judge constitution bench, but before that, a five-judge bench must be convinced that a previous order was incorrect, following which it may refer the matter to a larger bench of seven judges. और क्या है, it is not binding on CGI to be part of constitutional bench. To date, largest ever constitution bench was that of 13 judges in the case of Keshavanand Bharti versus State of Kerala 1973. और फिफ्थ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या है कि आर्टिकल 146 में अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सच अदर जज और ऑफिसर ऑफ कोर्ट एज ही मे डायरेक्ट. और क्या है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज अलाउंसेस पेंशंस पेबल to or in respect of offices and servants of the court shall be charged upon the consolidated fund of India. और एक चीज़ और है, आर्टिकल 146 में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इन कंसल्टेशन विद द पार्लियामेंट फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग देयर अपॉइंटमेंट सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर subject to the laws made by parliament. Importantly, even persons not attached to the court may be appointed to its office, but such appointments require consultation with the UPSC. और क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड सैलरीज अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सिमिलरली एनी फीस कलेक्टेड बाय द कोर्ट ऑल्सो गोज इनटू द फंड. ये भी याद रखना है. अब पावर टू ट्रांसफर केसेस वाले में फिर है कि अदर पावर्स अंडर इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 141 में द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. और क्या है कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया. Importantly, the term all courts excludes the Supreme Court itself as clarified in the Bengal Immunity Case 1955. This provision forms the basis of doctrine of precedent in India which ensures consistency in the interpretation of law. It means that the decisions of high courts are binding on all lower courts, while the rulings of high courts are binding on their subordinate courts within the state. Similarly, decisions of the division bench of high courts are binding on single judge benches of the same court. This principle of judicial precedent strengthens uniformity, stability and efficiency in the legal system. Extraordinary powers under Article 142. So Article 142 is an extraordinary tool in the hands of the judiciary that empowers the Supreme Court to pass such a decree or make such order as it necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. Though this article, the Supreme Court delivers justice in exceptional cases without being hindered by legal or bureaucratic red tape. There must be a strong cogent reason for exercising this discretionary power. Thus, it can be said that Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by law made by the Parliament. ठीक है. In the Constituent Assembly, Sri Thakur Das Bhargav held that the natural justice is above law. To ensure this, Supreme Court shall have full right to pass any order which it considers right. The framers of the Constitution felt that this provision is of the most significance to those people who have suffered due to the delay in getting their necessary reliefs. और Article 144 of Constitution mandates that all civil and judicial authorities must assist Supreme Court. Extraordinary jurisdiction of Supreme Court. इसमें क्या है, पहला क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है. सो जुडिशियल एक्टिविज्म refers to the proactive role played by the judiciary in the protection of rights of the citizen and in promotion of justice in society. In India, it implies that the authority of the Supreme Court and High Courts goes beyond their functional domain, even if it interferes in the matters of
एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फिर क्या है कि द आर्टिकल 142 अलाउ सुप्रीम कोर्ट टू इशू ऑर्डर्स necessary for doing complete justice. Judicial innovations like public interest litigation have expanded the scope of judicial activism by enabling the courts to address broader public issues. Further, the international statutes like Universal Declaration of Human Rights (UDHRs) and acceptance of the due process of law, as seen in the Maneka Gandhi, broadens the scope of judicial activism. Suo moto का क्या मतलब होता है? In an offshoot of judicial activism, Supreme Court has the power to take suo moto cognizance of the matters. This means that it can initiate cases or its own without a formal petition if it believes that the significant cases of public interest or violation of fundamental rights is at stake. और क्या है कि जुडिशल ओवररीच का मतलब क्या होता है? व्हेन जुडिशल एक्टिविज्म इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर इट्स रोल इन एडवांसिंग जस्टिस एंड अपहोल्डिंग राइट्स, जुडिशल ओवररीच इज व्यूड एज अ प्रॉब्लमैटिक एंड अनडिजायरेबल. और क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में जान लेते हैं. सो जुडिशियल इनोवेशन है विच फाइंड्स नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी स्टैट्यूट. The concept of PIL evolved in American jurisprudence during 1960s, where it was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups like poor, racial minorities, etc. और क्या है? P.N. Bhagwati was the Chief Justice of India when PIL concept was developed in Indian judicial system in 1981. Further, Justice V.R. Krishna Iyer is considered as one of the progenitors of public interest litigation in the Indian judicial system. अब देखते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ PIL इन इंडिया. इसमें क्या है? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976 में, ठीक है. जस्टिस कृष्णा अय्यर कॉल्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL टू कम्प्लीमेंट द ट्रेडिशनल लिटिगेशन. फिर हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1971 में था. फर्स्ट रिपोर्टेड केसेस ऑफ PIL था ये. और फिर SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में अ न्यू एरा ऑफ PIL मूवमेंट वाज हेराल्डेड बाय चीफ जस्टिस P.N. भागवती, ठीक है. और फिर जनता दल वर्सेस HS चौधरी 1993 केस में. और एक चीज़ और केस याद रखना है, MC मेहता केस 1988. और अब देखते हैं एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड एंसिलरी पावर्स. इसमें क्या है? आर्टिकल 138 एनलार्जेस द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters of the union list as parliament may by law confer. The Supreme Court shall have such a further jurisdiction and powers with respect to any matter such as government of India and the government of any state may by special agreement confer it if Parliament by law provides for exercise of such jurisdiction and powers by Supreme Court. और क्या है कि आर्टिकल 138 grants Parliament the authority to enlarge the Supreme Court jurisdiction to include any matters or categories of issues beyond those related to enforcement of fundamental rights. और क्या है कि it however does not outline specific procedures or conditions for extending the court's jurisdiction. Instead, it leaves these decisions to the discretion of Parliament, which may enact legislation to extend the court's authority. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स. सो इसमें क्या है कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्लासिफाइज एडवोकेट्स इनटू टू कैटेगरीज. पहला क्या है? सीनियर एडवोकेट्स and other advocates. Both of them are entitled to the practice law before courts. The designation of the courts as senior advocates is the exercise of the powers vested in the Supreme Court and High Courts, which must be satisfied that the advocates meets the qualification prescribed under the Act. An advocate may be designated as senior advocate with their consent, with the Supreme Court or High Court as is of opinion that by virtue of their ability standing at the bar or special knowledge or experience in the law, they are deserving of such distinction. Additionally, there are three categories of advocates who are entitled to practice law before the Supreme Court. These include senior advocates, advocates on records और other advocates. पहला क्या है? सीनियर एडवोकेट में क्या है कि डेट्स बैक टू 13th century इंग्लैंड से है. As is stated above, in the India, the Advocates Act of 1961 formally introduced the classification of lawyers into senior advocates and other advocates. Senior advocates are chosen based on their expertise, experience, and the contribution to the legal field. Process of selecting senior advocates वाले में भी है. Recent changes have removed
100-point system which making the process more subjective as final approval now rests with a full court of judges. अब क्या है restriction on senior advocates में क्या है senior advocates are subject to certain restrictions under the Supreme Court rules 2013 including they cannot file a वकालतनामा a document authorizing an advocate to represent a client और क्या है they cannot appear before a court without a junior advocate or an advocate on record. तीसरा क्या है कि they cannot draft pleadings or other legal documents और क्या है they cannot accept briefs directly from clients. Next क्या है these restrictions aim to ensure that senior advocates focus on advocacy and advisory roles while junior advocates handle procedural aspects of legal proceedings. नेक्स्ट क्या है कि प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेशन में क्या है कि और इसमें एक चीज़ और याद रखना है द मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन इज़ 45 ईयर्स दो दिस कैन बी रिलैक्स्ड बाय द कमिटी ऑफ CGI और रिकमेंडिंग जज. अब हम देखते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में. सो एन एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड इज़ ए स्पेशल designated lawyer who has the exclusive authority to file cases before the Supreme Court of India. While any advocate enrolled with the Bar Council of India can practice before any court or tribunal under the advocate's record, the Supreme Court has its own procedural rules under the Article 145 of the Constitution which requires litigants to engage in the advocate on records for filing petition. To become an advocate on record, an advocate must meet strict eligibility criteria and pass a highly competitive examination ensuring only skilled professional represent cases before the country's highest judicial authority. और क्या है कि advocate on record system follows a structure broadly inspired by the British legal tradition which separates barristers and soldiers. In India, advocate on record performs a role similar to the solicitors by managing cases, documentation and filing, while senior advocates like barristers specialize in presenting arguments before the court. और अदर एडवोकेट्स में क्या है कि दीज आर एडवोकेट्स, ठीक है ना, दे आर नॉट परमिटेड टू अपीयर, प्लीड और एड्रेस द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी अनलेस दे आर इंस्ट्रक्टेड बाय एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और ग्रांटेड स्पेशल परमिशन बाय द कोर्ट. अब हम देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में. सो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961. Bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges. ठीक है ना. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एक्सरसाइजेस डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर बार. इट्स मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द लॉयर्स इन इंडिया एंड दस रिप्रेजेंट द इंडियन बार. Interestingly, the government law officers, legal firms and patent jurists are recognized as the advocates while corporate lawyers are outside the recognition of advocates. So याद रखना ये वाला. अब हम हाई कोर्ट्स के बारे में जानते हैं. So there are 25 high courts in India with 3 having jurisdiction over more than one state. Among the union territories, Delhi and union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a high court of their own. और क्या है कि ओथ रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस में क्या है, रिमूवल वाले में थोड़ा क्या था कि जजेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 124. और क्या है, बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल नॉट बी प्लीड और एक्ट इन फ्रंट ऑफ एनी अथॉरिटी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स. ठीक है ना. और एक चीज़ और है कि द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन विद द CGI. The Chief Justice of India may recommend the transfer of judges after consulting 4 senior-most judges of the Supreme Court. After being transferred, a judge is entitled to compensatory allowances in addition to his salaries. ये भी याद रखना है. और jurisdiction and powers of high courts में क्या है कि इसमें आता है original jurisdiction. इसका क्या है, the high court also have the authority to hear certain cases in the first instances and not by way of appeal. These matters include disputes relating to the election of members of the parliament and state legislature. Exclusive original jurisdiction होता है. ठीक है. इसमें regarding revenue matters or an act, order or done in the revenue collection. और तीसरा क्या है, enforcement of fundamental rights of the citizen, non exclusive original jurisdiction. फोर्थ क्या है, matters of admiralty and contempt of court. पांचवा क्या है, cases order to be transferred from the subordinate court involving the interpretation
of the constitution to its own file. छठा क्या है कि the four high courts, that is Calcutta, Bombay, Madras, Delhi high courts have original civil jurisdiction in cases of higher value. और सिमिलरली एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है इसमें, सिविल मैटर्स फिर क्रिमिनल मैटर्स. सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अंडर द आर्टिकल 227 every high courts have the power of superintendence of all courts and tribunals within its jurisdiction. These includes the authority to issue general rules regulating courts practices and proceedings, as well as to prescribe forms of records and accounts. However, such rules require the prior approval of governor and must not contradict any law. The supervisory jurisdiction of the high courts extend to both administrative and judicial matters. It can be exercised suo motu and not only on the application of party, giving the high court wide revisional powers. Importantly, armed forces tribunals are excluded from their jurisdiction. और अब हम थोड़ा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखते हैं. सो इसमें कुछ देखते हैं कि even when no revisory jurisdiction is conferred on it by the constitution as a court of record, a high court can review and correct its own judgment or order or decision. The Supreme Court has specifically been conferred with the power of review by the constitution. However, thus the High Court in India has this power to review its own judgment, but this power is not same as that of the power of Supreme Court. और power of judicial review का क्या है कि like that of Supreme Court, High Courts under Article 226 also have power to examine the constitutionality of the legislative enactments and executive orders of both central and state governments. The High Court shall have the jurisdiction to declare any central or state law to be constitutionally invalid. ट्रांसफर जुरिस्डिक्शन में देखते हैं तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 228 can transfer cases pending before a subordinate court to itself if it involves a substantial cases of law as to interpretation of this constitution. The object of article 228 is to make the high court the sole interpreter of the constitution in the state. Administrative staff of high court में क्या है कि article 229 empowers the chief justice of high court to appoint its officers and staffs or delegate this power to another judge or officer. The governor may require consultation with the State Public Service Commission for certain appointments. Service conditions are governed by state laws and rules framed by the Chief Justice or an authorized officer. However, rules on salary, leave and pensions need the governor's approval, and high courts administrative expenses are charged to the state's consolidated fund. अब एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में थोड़ा सा लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया दिया है. सो सबसे पहला कौन बना था? कोलकाता बना था 1862 में. इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसका सीट कहाँ है? कोलकाता. और बेंच कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में. ये याद कर लेना है. उसी तरह हमारे पास 25 हैं और याद कर लेते हैं इनके सीट कहाँ कहाँ है. ठीक है ना. बॉम्बे का कहाँ है? मुंबई और पणजी औरंगाबाद नागपुर. चेन्नई का कहाँ है? चेन्नई और मदुरई. इलाहाबाद का कहाँ है? इलाहाबाद और लखनऊ. कर्नाटका का कहाँ है? बेंगलोर और धारावड़ और गुलबर्ग. पटना का कहाँ है? पटना में. इसमें जो चेन्नई का था ना तमिलनाडु पौंडुचेरी में इसका जुरिस्डिक्शन है. बॉम्बे का कहाँ है? महाराष्ट्र दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड गोवा. पटना का तो बिहार में ही है और उसका सीट भी बिहार में है. जम्मू एंड कश्मीर में जुरिस्डिक्शन है और श्रीनगर और जम्मू में इसका बेंच है. पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में इसका सीट है. गुवाहाटी का कहाँ है? असम नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश में इसका जुरिस्डिक्शन है और गुवाहाटी में इसका सीट है. और बेंच कहाँ है? कोहिमा इजवाल और ईटानगर में है. उड़ीसा का उड़ीसा, कटक है. राजस्थान का राजस्थान और जोधपुर. और बेंच कहाँ है? जयपुर. मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश जबलपुर में इसका सीट है और इंदौर और ग्वालियर में इसका बेंच है. केरला का केरला लक्षद्वीप है और एरनाकुलम में सीट है इसका. गुजरात का गुजरात और अहमदाबाद में सीट है. दिल्ली का दिल्ली और दिल्ली. हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश और शिमला में इसका सीट है. सिक्किम का सिक्किम और गंगटोक में इसका सीट है. छत्तीसगढ़ बिलासपुर में इसका सीट है. उत्तराखंड का उत्तराखंड में इसका जुरिस्डिक्शन है और नैनीताल में सीट है. झारखंड का झारखंड में और रांची में इसका सीट है. त्रिपुरा अगरतला. मणिपुर इम्फाल. मेघालय शिलोंग. तेलंगाना हैदराबाद. और जो लास्ट है ना 25 जो है वो आंध्र प्रदेश है. 2019 में बना है और आंध्र प्रदेश में इसका जुरिस्डिक्शन है और इसका सीट कहाँ पे है? अमरावती में. सो ये थोड़ा दिमाग में रखना है.
अब हम देखते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का। सो इनका अपॉइंटमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट का क्या है। डिस्ट्रिक्ट जजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 233 empowers the governor of the state in the consultation with the high court to appoint, post and promote district judges within the state. और अदर जजेस का क्या है कि ऑल द अदर जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू द competitive examination held by the state public service commission. These judges are appointed in the judicial service of the state by governor of the state after consultation with the state PSC and high courts of the concerned state. और हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ सबॉर्डिनेट को क्या है, सबॉर्डिनेट कोर्ट में क्या है कि एवरी district has civil courts and criminal courts and revenue courts. District level, the highest court is the court of district judge, which hears both criminal and civil cases. When deciding civil cases, the judge is called the district judge, and when deciding criminal cases, the session judge functions as a session judge. In some cases, the district judge may also act as a deputy commissioner or district collector, performing administrative duties such as maintaining law and order and supervising revenue collection. और जो नायब तहसीलदार कोर्ट होता है ना, इट इज़ द लोएस्ट कोर्ट एंड हियर्स केसेस रिलेटेड टू द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज एंड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स. अब कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट पे देख लेते हैं. सो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आर नॉट एम्पावर्ड विद द पावर टू पनिश फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट. However, the Supreme Court and the High Courts being court of records under Article 129 and 215 come into play to protect the dignity of the farmer. याद रखना है. और अचीवमेंट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या है कि इन मानिका गांधी केस द कोर्ट adopted the principle of due process of law, ensuring fairness in the reviewing executive and legislative actions. और स्टेप्स रिक्वायर्ड स्ट्रेंथनिंग जुडिशरी में प्रकाश सिंह केस होता है जो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है. मेमोरेंडम प्रोसीजर आ गया. और ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज. याद रखना है. अब हम देखते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में. सो ट्रिब्यूनल्स आर द क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स pertaining to the administration and taxation, environment, securities, etc. They serve as an alternative to the traditional court system and are established to ensure speedy justice, unburden the courts, and provide cost-effective and decentralized resolution of disputes. Tribunals were not part of the original constitution. They were incorporated in the Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in the accordance with the recommendation of the Swarn Singh Committee. ठीक है. The amendment introduced Part 14A to the Constitution called tribunals. It provides for two types of tribunals: administrative tribunals and other tribunals. अब देखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में. सो आर्टिकल 323 empowers the Parliament to provide by law for the establishment of administrative tribunals for adjudication of disputes and complaints concerning requirements and conditions of the services of persons engaged in the public services. अब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के बारे में. द सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव कैट इन 1985 with its principal bench at Delhi. CAT is a multi-member body comprising the chairman and members drawn from both judicial and administrative backgrounds. The appointment of the CAT are made by the President on the recommendation of high-powered selection committee chaired by the sitting Supreme Court judge, nominated by Chief Justice of India with the concurrence of the CCI and the approval of the Appointments Committee of Cabinet headed by the Prime Minister. The chairman holds office for 5 years or until the age of 65, whichever is earlier, while members serve for 5 years or until the age of 62. State administrative tribunals cities वाले में क्या है, like the CAT, the SATs exercise original jurisdiction in relation to the recruitment and all services matter of state government employees. The chairman and the member of SATs are appointed by the President after consultation with the governor of the Supreme Court of the concerned state. Presently, SATs have been set up in the 9 states. पहला कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला. और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का क्या है? द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द ज़ेड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स. और एक चीज़ याद करना कि आर्टिकल 323 भी गिव्स कॉन्करेंट पावर्स टू द पार्लियामेंट एंड द state legislature to create tribunals for adjudication of disputes and matters of specific nature. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A and 323B.
So Article 323A contemplates the establishment of tribunals for one only public services matter and can only be established by parliament and not by state legislatures. Here only one tribunals can be established for center cat and one of for each state sets or two or more states zat. Thus there is no question of hierarchy of tribunals. However, in Article 323 we contemplates the establishment of tribunals for certain other matters and can be established by the both the parliament and state legislature with the state with respect to the matters falling within their legislative competence. Thus there can be hierarchy of tribunals. और क्या है कि एक चीज़ है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस रूल्स ऑल्सो प्रोवाइड अ फिक्स टर्म फॉर 5 years फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स. अब हम की फीचर्स ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स देख लेते हैं. सो स्टैट्यूटरी ओरिजिन है एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट बाय पार्लियामेंट लेजिस्लेचर. क्वासी जुडिशियल पावर्स है, इंडिपेंडेंट बॉडीज आर नॉट सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस and are not bound by the civil procedure code. Instead, they are adhered to the principles of natural justice according to some flexibility in their approach. Supreme Court in the Chandra Kumar case 1997 emphasized that the tribunals cannot infringe upon the judicial review power of the high courts. It laid down that the appeals against the order of tribunals shall lie before the division bench of the concerned high court and later before apex court. Thus, the writs of the prohibition and certiorari are available against the decision of the tribunals. In 2023, the Supreme Court in India of Union of India and others versus AIR Commodore NK Sharma. अब हम देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इसमें क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आर इस्टेब्लिश्ड इन 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010. ठीक है ना. और न्यू दिल्ली इज NGT's प्रिंसिपल बेंच विद भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई बीइंग अदर बेंचेस. सम अदर ट्रिब्यूनल्स क्या क्या है. आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो कि 2009 में बना था. फिर दूसरा क्या है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स सेटअप इन 1964 एंड यूनिक टू असम डिटरमाइंस whether individuals are foreign nationals under the Foreign Acts 1946 while the foreigners in other states are handled by local courts and subsequently deported or detained. तीसरा क्या है सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल्स 1992 में बना था इंक्लूडिंग अपील्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सभी डिसीजंस के अगेंस्ट भी हो सकता है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स NCLT क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2016 डील्स विद इशूज रिलेटेड टू द कंपनीज इंडियन कंपनीज. सिंस 2017 अपील्स फ्रॉम NCLT गोज टू द नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल्स NCLAT previously overseen by the competition appellate tribunal. पांचवा क्या है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल फाउंडेड इन 2000. छठा क्या है इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश इन 1941. सातवां क्या है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. अब हम देखते हैं ट्राइबलाइजेशन ऑफ जस्टिस. ट्राइबलाइजेशन ऑफ जस्टिस रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोर्ट्स to specialized tribunals. Tribunals are not bound by rigid procedures of Civil Procedure Code and Evidence Act and instead function on the principles of natural justice which makes them more flexible. अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं. सो द मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम्स एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. टाइप्स ऑफ ADR के बारे में देखते हैं. पहला क्या है नेगोशिएशन है. नेगोशिएशन इज अ इनफॉर्मल वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग method of dispute resolution where parties disputes directly to resolve their office's issues without the involvement of third party. Self-counseling process in which the party exchange views and work together to reach a mutual acceptable solution. In India, however, negotiation has no statutory recognition as there is no specific legislation that governs it as a formal ADR method. दूसरा क्या है mediation है. Mediation is a voluntary and non-binding process where neutral third party called mediator assist parties in the conflict to reach a agreement. और क्या था मीडिएशन एक्ट 2023 में. द एक्ट ऑल्सो एड्स इंडिया टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज हैविंग अ डेडिकेटेड स्टैंड अलोन मीडिएशन लेजिस्लेशन इन द कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इटली एक्सेट्रा. ठीक है. तीसरा क्या है कॉन्सिलिएशन है. कॉन्सिलिएशन इज अ वॉलंटरी मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वेयर न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड कॉन्सिलिएटर हेल्प्स द parties communicate and identify issues and explore possible solution. Unlike arbitration, it does not lead to a binding decision. Conciliator
does not impose a resolution but guides the party towards mutually acceptable settlement. Arbitration and Conciliation Act 1996. चौथा कौन सा arbitration है? Arbitration is a formal process of dispute resolution where the parties agree to appoint one or more arbitrators or neutral third parties to settle their dispute. The arbitrators hear both sides and give a decision known as award, which is legally binding in the parties. और क्या arbitration and conciliation act 1996 में क्या है? Was enacted in response to the globalization and liberalization of Indian economy post 1991, which created an environment conducive for foreign investment. ठीक है ना? और salient feature of arbitration and conciliation act 1996 में क्या है कि has amended the amended कब हुआ है कि 2015, 19 और 21 में हुआ है. इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019. और ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि ODR इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स. द डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व ऑनलाइन थ्रू टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अब हम देखते हैं एडिशनल मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. पहला क्या है? लोक अदालत है. सो लोक अदालत मीनिंग पीपल्स कोर्ट. गांधी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे बेस्ड था. पंचायत वगैरह है. फर्स्ट लोक अदालत टुक प्लेस ऑन 14 मार्च 1982 इन जूनागढ़, गुजरात. लोक अदालत वर गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987. और की फीचर्स क्या है लोक अदालत का? पहला क्या? नॉन लीगल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होता है. पार्टीज आर इंकरेज टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड एंगेज डायरेक्टली विद द जज टू रीच अ सेटलमेंट. दूसरा क्या है? कोई फीस नहीं, नो फीस. देर आर नो कोर्ट्स फीस इन्वॉल्व फॉर द पार्टीज मेकिंग इट्स एक्सेसिबल टू ऑल. तीसरा क्या है? इनफॉर्मल प्रोसीजर होता है. द स्ट्रिक्ट लॉज ऑफ द सिविल प्रोसीजर एंड एविडेंस डू नॉट अप्लाई, अलाउइंग फॉर द मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सपीडिएटेड रेजोल्यूशन प्रोसेस. चौथा क्या है? बाइंडिंग डिसीजन होता है. द अवार्ड्स मेड बाय द लोक अदालत आर डीम्ड इक्वलेंट टू सिविल कोर्ट्स डिक्रीज एंड आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज विद नो ऑप्शन ऑफ अपील. फिफ्थ क्या है? जुरिस्डिक्शन. लोक अदालत कैन हैंडल पहला क्या है? डिस्प्यूट्स दैट आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट. दूसरा क्या है? डिस्प्यूट्स एट प्री लिटिगेशन स्टेज दैट फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बट हैव नॉट येट बीन ब्रॉट बिफोर इट. तीसरा क्या है? सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस प्रोवाइडेड they are compoundable under the relevant laws. However, they do not have jurisdiction over non-compoundable offences or divorce cases. ठीक है. Specific areas of competence क्या? लोक अदालत can manage a variety of cases including the compoundable civil and criminal procedure, motor accident compensation claims, party claims, pension claims, damage claims, matrimonial and family disputes, land mutation and acquisition disputes, cases relating to the bonded labor. और क्या है? बैंक लोन रिकवरी, arrears of retirement benefits, family courts matter, any case not currently sub judice under judicial consideration. Pecuniary jurisdiction में क्या है कि लोक अदालत typically have the monetary limits of disputes they can handle, which is generally set at 10 lakhs. However, permanent लोक अदालत can address disputes involving amount up to 1 crore, particularly in the public utility services. अब पावर्स ऑफ लोक अदालत में क्या है? लोक अदालत शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. अब हम देखते हैं परमानेंट लोक अदालत में. तो परमानेंट लोक अदालत आर एस्टैब्लिश टू द अमेंडमेंट टू लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 2002. ईच परमानेंट लोक अदालत इज अ composed of chairman and 2 members. The jurisdiction of the permanent लोक अदालत is limited to cases involving amounts up to 1 crore rupees. Their awards are final and binding on the parties involved, ensuring a swift resolution process. Unlike traditional लोक अदालत which are handled both pending or pre-litigation matters, permanent लोक अदालत are restricted to pre-litigation issues only. However, they issue similar powers to that of लोक अदालत in matters of dispute resolution. Mobile लोक अदालत are organized to travel to various locations, making it easier for individuals to access this dispute resolution mechanism. अब लीगल एड एंड अवेयरनेस क्या है? डिपेंड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लीगल एड schemes in 1980 under the chairmanship of Justice P.N. Bhagwati to oversee and supervise legal aid programs throughout the country.
Introduction of Lok Adalats added a new chapter to the justice dispensation system of this country. 1987 में Legal Services Authority Act was enacted to give a statutory base to legal aid program throughout the country on the company's pattern. In this regard, since 2009, the 9th November was celebrated every year by all legal services authorities as Legal Services Day. अब देखते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. The Legal Services Authority Act 1987 was enacted to fulfill the constitutional goal of the providing free legal aid to poor and weaker sections of society and ensure justice is accessible to everyone as set out in Article 39A. अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में क्या है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट नालसा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 एट द नेशनल लेवल. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट SLSA headed by states high court chief justice as its patrons in chief are created at state level. फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है. तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी, ठीक है. और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया क्या है, नालसा जो है ना, ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड programs and aims to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. और क्या है, CGI जो है ना इज़ द पैटर्न इन चीफ एंड द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा. इट इज़ हाउस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली. और क्या है, नालसा प्रोवाइड्स फंड्स एंड इशूज गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड्स प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू आउट द कंट्री. न्यायदीप, the official newsletter of the NALSA, promotes healthy working relationship between the legal services functionaries throughout the country. एक चीज़ नोट करने वाली कि the eligibility of the senior citizens is determined according to the rules framed by the respective state governments in this regard. For instance, senior citizens in Delhi are eligible for free legal aid subject to a prescribed ceiling of annual income. Any individual of above age 60 can apply for free legal aid and services. Provision for free legal aid to transgender up to 2 lakhs in Delhi. It is yet to be implemented at all India level. Thus, senior citizen OBCs are not covered under LSSA. ठीक है. लोक अदालत का एक चीज़ है कि a primary benefit is the elimination of the court fees. Any fees paid prior to the लोक अदालत intervention are refunded if the case is resolved there. अब हम ग्राम न्यायालय के बारे में जान लेते हैं. सो ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट्स आर इस्टेब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008. इनका स्ट्रक्चर क्या है, जुरिस्डिक्शन. ईच ग्राम न्यायालय इज प्रिसाइडेड बाय द न्यायाधिकारी हु पोजेसेस द सेम अथॉरिटी एंड द बेनिफिट्स एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यायाधिकारी इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. A Gram Nyayalaya has jurisdiction over area specified by a notification by state government in consultation with the respective high court. Also, it can be function as mobile court at any place. It has both civil and criminal jurisdiction over the offences, enabling it to handle a variety of cases as is specified in the Act. The courts can also accept certain type of evidence that may not typically be admissible under the Indian Evidence Act, thereby streamlining the judicial process. Procedure and approach क्या है, ग्राम न्यायालय is designed to expedite case resolution. Civil cases should be resolved with 6 months of filing, and criminal appeals can be made to the session court, which also has 6 month timeline for resolution. The appeal in the criminal cases shall lie to the court of session, and the appeal in civil cases shall lie to the district court, and in both cases it shall be heard and disposed within the period of 6 months from the date of filing of such appeals. As per the Act, the district court shall, in the consultation of the district magistrate, prepare a panel consisting of names of social workers at the village level, having integrity for appointment as conciliators who possesses such qualifications and experience as may be prescribed by the high courts. Statutory. ग्राम न्यायालय का क्या है, आर्टिकल 39A. ग्राम न्यायालय is required to resolve cases within 6 months. फैमिली कोर्ट का क्या है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984